पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जंगल में कंगनसून भेड़ियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब आगे तो भेड़िया अपने दोनों हाथ नीचे करके जमीन पे सूंघने लग जाता है कि इंसान की खून की खुशबू किधर से आ रही है। इधर तो सूंघता पर उसे कुछ समझ नहीं आता और अपने दोस्तों से कहता है कि इधर इंसान के खून की खुशबू तो आ रही है पर किधर से आ रही कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंगनसून पेड़ के पीछे खड़े खड़े सोच रहा होता है कि मुझे इस जंगल से बाहर जाना है, पर किधर जाना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये भी सोच रहा होता है कि इस जंगल में हर तरफ इंसानों को खाने वाले मोस्टर रहते हैं। कंगनसून पेड़ पे लटक बेल को देख के सोच रहा होता है कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं। और जो छोटी बच्ची होती है वो कंगनसून की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही होती है। कंगनसून उस बेल को काटने लग जाता है और वो छोटी बच्ची उसे देख रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। कंगनसून बेल को काटने के बाद अपने पैंट पे ऐसे बांधता है जिससे वो चाकू को अपने पैंट पे रख सके। उसके बाद वो कटी हुई बेल को लेके और पत्थर के साथ अटैच करता है, मतलब उसको बांधता है पत्थर के साथ। के बाद कंगनसून पेड़ की उस बेल को पत्थर से बांधने के बाद बड़ी तेजी से घुमाने लग जाता है, लेकिन घुमाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जैसा सोचा था ये उससे मुश्किल है। पर फिर भी वो बहुत तेजी से पत्थर घुमाता है और उन मोस्टरों को चिल्लाता है कि ये मोस्टर भेड़िए। उसके बाद वो तेजी से घुमाते हुए उस पत्थर को उस भेड़िए के सर पे मारता है बोलता है पट से हेडशॉट। कंगनसून पत्थर घुमा घुमा उन भेड़ियों को मार रहा था, तभी उन भेड़ियों में से कुछ भेड़िए पत्थर उठा के कंगनसून सर पे मारता और कहते हैं क्या हमें हेडशॉट मारेगा तू। उसके बाद वो पत्थर मारने के बाद कंगनसून के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जैसे पकड़ने ही वाले थे। कंगनसून थोड़ी स्माइल करता है और फिर उसके बाद कहता है अबे नूबड़ो कहीं के तुम मुझे मारोगे, लो पटार पर पत्थर घुमा फिर मारने लग जाता हूँ। सबको हंसते हंसते सबको धो डालता है कंगनसून। और उसके बाद सारे भेड़ियों को दिखाया जाता है जो ढेर हो चुके होते हैं। छोटी बच्ची कंगनसून की हरकतें देख के बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है और वो जो भेड़िया पड़ा होता है वो बोल रहा होता है कि रुक जा तू हिलियो मत, लेकिन हमारा कंगनसून उसके सामने ऐसे बेड़ाइस मोड़ में पत्थर लेके खड़ा होता है कि देख के पूछो मत। और वो उस भेड़िया से पूछ रहा होता है कि इंसान कहाँ रहते हैं बता। वो भेड़िया देख के डर जाता है, कहता वो मैया ये क्या देख लिया मैंने। उसके बाद वो कहता है कि उधर 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 इंसान रहते हैं उस साइड। उसके बाद कंगनसून बोलता तुम्हारा अगला सवाल तुम किस तरह की प्रजाति हो। तो भेड़िया कंगनसून को सिर्फ देखता रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है। तो कंगनसून बोलता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारा सर नहीं तोड़ूंगा। वो भेड़िया बताता है गुनोल और कहता है मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया इसलिए मुझे अब छोड़ दो। पर कंगनसून उसके बाद कहता मुस्कुराते हुए बोलता है कि शुक्रिया मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और वो बड़ा सा पत्थर मतलब वो पत्थर घुमा के उसके सर पे मार देता है और कहता है मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, बस छोड़ने की बात कही थी। उसके बाद वो छोटी बच्ची चिल्ला के बोलती है कि ये गुनोल है आउटसाइडर। उसके बाद वो कंगनसून बोलता है तुमने नहीं मैंने पता करा है। और वो सोच रहा होता है कि ये तो अच्छे वही मोस्टर जो फैंटेसी गेमों में स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं। कंगनसून अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि जो बेबी गुनोल होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन कंगनसून बोलता तुम्हारे इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और कंगनसून अपनी स्टेटस विंडो को देखने के बाद बोल रहा होता है कि मैंने इतने सारों को मार दिया फिर भी मेरा लेवल अप नहीं हुआ। उसके बाद हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस अल्सूस बता रहे होते हैं कि कल से आप सबकी ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और मैं आपको स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दूंगा और प्रिंसेस एथेना आपको मैजिक की ट्रेनिंग देंगी। आपको जो भी पसंद है आप वो चुन सकते हैं। चोई गैंगमिन बोलता है क्या हम दोनों सीख सकते हैं। तो प्रिंस अल्सूस बोलते हैं हाँ आप सीख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। और उसके बाद हमारे पीछे खड़े हो हनबू मनी मन बोल रहा होता है कि हाँ तू कर सकता है अगर तू पूरी कोशिश करेगा तो। उसके बाद हो हनबू पूछता है कि क्या मैं खाली समय में टेम्पल से बाहर जा सकता हूं। तो प्रिंस बोलते कि हाँ आप जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा हो हनबू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हो हनबू अपने कमरे में बैठा होता है और बोल रहा होता ट्रेनिंग तो तुम लोग करो, मैं तो मेन कैरेक्टर और मेरा अपना खुद का एक अलग रास्ता है। मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। मैं लेबरिंथ और पूरी दुनिया अपने खूबसूरत साथियों के साथ घूमूंगा। और वो क्रीपी स्माइल करते करते सो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस अल्सूस पूछ रहे होते हैं कौन है जो नाइट बनना चाहते हैं। और कहते हैं कि आप लोग घबराए नहीं, आपको जो मर्जी वो चाहे सीख सकते हैं। आपको अगर नाइट पसंद ना है तो आप मैजिक में शिफ्ट हो सकते हैं। तभी एक लड़का बोलता है कि मैं तो मैजिक सीखना चाहता हूँ, वो कहाँ सीखूंगा। लेकिन प्रिंस अल्सूस बोलते हैं कि प्रिंसेस एथेना रात को कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए अभी तक वो उठी नहीं है, पर वो किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी। तो जो भी मैजिक सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करे। हो हनबू भीड़ से निकल के जाने लग जाता है तभी उसे उसकी स्टेटस विंडो में कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वो अपनी स्टेटस विंडो खोल के देखता है तो वहाँ दिखाया देता है कि उसे एक नई ब्लेसिंग मिली है। उस ब्लेसिंग में उसे मेन कैरेक्टर के रूप में चुना गया है और उसे एक नई ब्लेसिंग मिली जिसे सिर्फ वो देख सकता है। और वो बहुत खुश होने लग जाता है ये देखकर। हो हनबू उस टेम्पल से जाते जाते सोच रहा होता है कि चोई गैंगमिन तुम अपने आप को बहुत खास समझते हो और इस दुनिया में आने के बाद भी तुम ऐसा सोचते हो तुम्हें सब कुछ मालूम है पर तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है। और वो टेम्पल से जाते जाते बोलता है गाइस तुम लोग अपना वेस्ट करना। और वो उस टेम्पल से चला जाता है। हंसू कहीं पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैं लगता सही जगह है और बोलता है मेरे फैंटेसी स्टोरी की शुरुआत यहीं से होगी। के बाद वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अंदर तरह तरह के
लोग होते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। के बाद हमें एक फीमेल लेडी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि आपका स्वागत है, आप मर्सनरी गिल्ड में किस लिए आए हैं। तो हमारा हो हनबू बोलता है कि मैं यहाँ मर्सनरी के रूप में रजिस्टर करने आया हूँ। हो हनबू इस फीमेल लेडी को बोलता है यू, तभी पीछे से उसको आवाज आती है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो बोल रही थी बेवकूफ अपने घर चला जा, तेरे जैसे बहुत देखे जो यहाँ पे आए हैं और मर्सनरी बनने के बाद और मारे गए हैं। लेकिन हमारे हो हनबू के मन में कुछ और ही चल रहा था और वो सोच रहा था क्या ये मेरी ब्लेसिंग इफेक्ट की वजह से हुआ है क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। पर वो लड़की बोलती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। लेकिन हमारा हो हनबू उसकी तलवारों से देख के मनी मन मुस्कुरा रहा होता है कि यही मेरी नियति क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। हो हनबू बोलता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला। वो लड़की बोलती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसके बाद हो हनबू बोलता है कि अगर तुम मेरे बारे में इतने ही परेशान हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। हो हनबू बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, तुम तो बहुत बार गई होगी। हो हनबू बोलता है क्या मैं गलत हूँ। तो लड़की थोड़ी स्माइल करती है और बोलती चलो ठीक है। और हो हनबू ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये दुनिया में पक्का मैं बहुत स्पेशल हूँ। हो हनबू लड़कियों के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुम लोग ज्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन मैं बहुत खास और मुझे चुना गया है और मैं वो हीरो हूँ जो इस दुनिया को बचाऊंगा। ये सब सुन के ऊपर बैठे सारे गोड़ हंस के पागल हो रहे होते हैं। उसके बाद हो हनबू हंसते हंसते जा रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी पता चलेगा मेन कैरेक्टर क्या होता है। और वो लड़की मनी मन बोल रही होती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा चूजन एबिलिटी क्या काम करता है। उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट पे लड़की बैठी रहती है वो ये मेन कैरेक्टर वाली बात सुन के थोड़ी मुस्कुराती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो ढेर पड़े होते हैं। कंग हंसून गुनोल के आगे खड़ा होता है और उनको मार रहा होता है। कंग हंसू सबको मारने के बाद उनके सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मतलब इंसानों का विलेज वेस्ट में है पर कितनी दूरी पर मुझे ये नहीं पता। मैंने इतने सारे गुनोल को मारा, सबने एक ही जवाब दिया कि इंसानों का विलेज वेस्ट में। इसका मतलब ये लोग सही बोल रहे थे कि इंसानों का विलेज वेस्ट में है। कंग हंसू इंसानों के विलेज की तरफ चलने लग जाता तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है। कंग हंसू पीछे मुड़ के देखता है एक गुनोल होता है जो उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करता है। कंग हंसू अपना चाकू निकालता है और उस चाकू से उस गुनोल को मार देता है। उस गुनोल को मारते ही दो और गुनोल आ जाते हैं। कंग हंसू चाकू लेकर उन दो गुनोल को भी मारने लग जाता है। उन दोनों गुनोल को मारने के बाद कंग हंसू सोचता है कितना अजीब है, मैंने इतने सारे गुनोल को मारा फिर भी मेरा लेवल अप नहीं बढ़ रहा जबकि ये लोग मेरे से हाई लेवल पर है। कंग हंसू उन गुनोल को मारने के बाद इंसानों के विलेज तरफ वापस जाने लग जाता है। तभी कंग हंसू के जंगल में 3 लोग खड़े हुए दिखते हैं जो कुछ बातें कर रहे थे पर कंग हंसू उनकी भाषा समझ नहीं आ रही कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो जो 3 बंदे खड़े होते हैं उनमें से एक लड़की होती है जो लड़की को महसूस हो जाता है कि कोई पेड़ के पीछे खड़े होकर उनको देख रहा है और वो लड़की उस पेड़ पे अटैक कर देती है। और पेड़ पे अटैक करते ही कंग हंसू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तीनों लोग कुछ कहने लग जाते हैं पर हमारे कंग हंसू कुछ समझ नहीं आता। कंग हंसू समझ नहीं आता कि इनसे मैं बात कैसे करूं क्योंकि इनकी भाषा तो समझ ही नहीं पा रहा था। तो कंग हंसू सोचता है अब क्या किया जाए, ये पहले इंसान जिससे मैं मिला अगर इनसे मैं बातें ही नहीं कर पाऊंगा मैं इनको समझाऊंगा कैसे। कंग हंसू सोचता सबसे पहले मुझे अपना चाकू छुपाना चाहिए। कंग हंसू अपने चाकू लेके अपने पैंट के पीछे रखने लग जाता है और तभी हमें जो मोटा तगड़ा आदमी होता है वो दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को पकड़ते हुए कुछ कह रहा होता है। कंग हंसू उनके सामने झुक के और अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हुए कहता है कि मैं लड़ाई खिलाफ हूँ। कंग हंसू अपना हाथ ऊपर करे हुए और सरेंडर करते हुए मनी मन सोच रहा होता है कि मैं इनसे शब्दों से बात नहीं कर सकता तो मैं इनसे बात कैसे करूंगा। तो सोचता है इंसान एक वैसे इंसान है जो सिर्फ शब्दों से ही बात नहीं करते, वो बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि बॉडी लैंग्वेज से अगर मैं बात करूंगा तो इनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही एक तरीका जिससे मैं इनसे बात कर सकता हूँ। वो तीनों लोग कुछ कह रहे होते पर कंग हंसू उनकी बात तब भी समझ नहीं आ रही होती। तभी उनमें से एक लड़की अचानक से तीर उठा के और कंग हंसू के ऊपर तानने लग जाती है और मारने ही जा रही होती। कंग हंसू बहुत घबरा जाता है और अपने हाथों को अपने सर के आगे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंग हंसू उन तीनों के साथ जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है पर वो तीनों जो भी बातें कर रहे होते या फिर जो भी कंग हंसू को बोलने की कोशिश कर रहे थे कंग हंसू की कुछ उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। पर फिर भी कंग हंसू एक बात से खुश था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। कंग हंसू उन सबके साथ मजे से चलते हुए जा रहा होता है पर जो छोटी बच्ची होती है वो थोड़ी गुस्सा हो रही होती है और कंग हंसू गुस्से में कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है पर कंग हंसू उसकी बात नहीं सुनता और मजे से चलते जाता है। उसके बाद कंग हंसू उन तीनों के बारे में बताता है कि जो ये मोटा तगड़ा आदमी है इसका नाम ग्रे है, ये बहुत लंबी तलवार चलाता है और इसके सोले डोले बड़े तगड़े हैं। उसके बाद कंग हंसू उस पतले दुबले आदमी के बारे में बताता है कि इसका नाम कोल है और ये डबल तलवार चलाता है। तभी वो लड़की कंग हंसू को कुछ कहती है पर कंग हंसू बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। उसके बाद कंग हंसू बताता है कि इसका नाम मीसा है और ये इस पार्टी के लॉन्ग रेंज
अटैकर है, ये दूर से अटैक करती है। तभी मीसा कंगनसू किसी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उधर देखो, और कंगनसू उस साइड देखता है तो वहाँ दिखता है कि धुआं निकल रहा होता है। कंगनसू ये देख के थोड़ा खुश हो जाता है, लगता है कि पहली बार मैं कोई ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे इंसान रहते हैं। पर वो छोटी बच्ची इस बात से खुश नहीं थी। कंगनसू सबके साथ पहाड़ों पे खड़ा होता है, तभी अचानक से उन सबको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो लोग पीछे मुड़ते हुए देखते हैं तो बहुत सारे जो भेड़िए होते हैं, मतलब जो गुनोल होते हैं, वो चिल्लाते हुए उन पे अटैक करने आ रहे होते हैं और वो लोग मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे होते हैं। पर कंगनसू को अपने नाम के अलावा कुछ समझ नहीं आता और कंगनसू चाकू लेके तैयार हो जाता है उन भेड़ियों से लड़ने के लिए। लेकिन ग्रे और कोल कंगनसू को छोड़ के डायरेक्ट उन भेड़ियों से जाके लड़ने लग जाते हैं और सारे भेड़ियों को मारते हुए कह रहे होते हैं कि आज तुम्हारी जम के पुंगी बजाएंगे। पर वो भेड़िए खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि तुम हमारी पुंगी बजाओगे, थोड़ा इंतजार करो, भी तुम्हें बताते हैं। तभी एक तीर एक भेड़िए की आंख में आके लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मीसा जो है वो दूर से क्रॉसबो चला रही होती है और तभी एक और तीर आके एक भेड़िए की आंख में लगता है। मीसा तीर निकाल के अपने मुंह में रखती है और अपने क्रॉसबो को ठीक करने लग जाती है। तभी उसके ऊपर एक भेड़िया अचानक से हमला कर देता है और जो कोल होता है वो चिल्लाता है मीसा अपने पीछे देखो, और मीसा देख के घबरा जाती है। लेकिन कंगनसू आके उस भेड़िए को मार के मीसा को बचा देता है, लेकिन उस भेड़िए को कुछ नहीं होता और वो भेड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कंगनसू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन कंगनसू अचानक से उसके सामने से भेड़िए के गायब हो जाता है और सीधा चाकू लेके उस भेड़िए के मुंह के नीचे वाले जबड़े में सीधा चाकू मार देता है और वो भेड़िया आटे की बोरी की तरह ढेर हो जाता है। ग्रे और कोल उन भेड़ियों को मारने के बाद वहाँ खड़े होते हैं और वो कुछ कह रहे होते हैं, पर हमारे कंगनसू कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। बस कंगनसू मुस्कुराता है और तभी जो मीसा होती है अपनी क्रॉसबो कंगनसू की तरफ तान देती है। कंगनसू कहता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन तभी जो मीसा होती है वो अपनी क्रॉसबो चला देती है और तीर आके कंगनसू सीधा छाती में लगता है और कंगनसू कहता है ये घटिया से फैंटेसी वर्ल्ड, और वो गिर जाता है और वो तीनों कंगनसू के सामने खड़ा होते हैं। वो तीनों कंगनसू को तीन मारने के बाद कंगनसू के सामने खड़े होते हैं और मीसा को गुड जो बोल रहे होते हैं, पर मीसा बोलती कि मुझे गुड जो मत बोलो, शुक्रिया तो उस गुनोल को बोलो जो मुझ पे अचानक से अटैक करने लगा और तभी मुझे पता चला, मतलब हमें पता चला कि वो कितना खतरनाक है। और वो अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहा था और जितना हमने सोचा तो वो उससे अच्छा से लड़ रहा था। लेकिन ग्रे बोलता है चलो कोई नहीं, जो भी हो हम अब अपने ओरिजिनल प्लान पे काम कर सकते हैं। कोल बोलता है कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, हम इसे स्लेव मार्केट में बेच नहीं पाए। ग्रे बोलता है कि हमें सबसे पहले उसके हाथ से वो डैगर ले लेना चाहिए, पर कोल बोलता है कि हम उस सस्ते से डैगर का क्या करेंगे। तो ग्रे बोलता है कि हम इसे अब स्लेव मार्केट में बेच नहीं सकते, तो हमें इसके पास से जो भी सामान मिलता है हमें वो ले लेना चाहिए, क्या पता जितना हमने सोचा उससे महंगा ही हुए सामान। लेकिन जो कोल होता है वो उस डैगर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में फेरी का डैगर है। तो ग्रे बोलता है अगर वो फेरी का डैगर है तो इसे हम हाई रेट पे मार्केट में बेच सकते हैं। ग्रे बोलता है कोल से कि जल्दी से तुम वो डैगर ले लो यहाँ पे, नहीं तो और भी बहुत सारे गुनोल आ जाएंगे और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। और कोल बोलता है ठीक है मैं ले लेता हूँ। कोल कंगनसू को देख के बोल रहा था कि तुम मर चुके लेकिन फिर भी तुम अपने डैगर को अपने हाथ से नहीं छोड़ रहे। लेकिन पीछे से मीसा चिल्लाती कि थोड़ा ध्यान से, वो भी पूरी तरह मरा नहीं है। तो कोल बोलता है ठीक है अगर मरा नहीं है तो इसे मैं पूरी तरह मार देता हूँ। कोल तलवार से कंगनसू को मारने ही जा रहा होता है कि तभी अचानक से कंगनसू को स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और वो रुक जाता है। लेकिन कंगनसू अपने चाकू को लेकर सीधा कोल की गर्दन में घुसेड़ देता है और जो दूर खड़े ग्रे और मीसा होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि कोल, लेकिन जो कंगनसू होता है वो कोल को मार चुका होता है। कंगनसू उन दोनों के सामने खड़ा होता है और जो ग्रे होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो, और जो मीसा होता है वो बोलती है कहीं तुम डीमन तो नहीं हो। जो ग्रे होता है वो कुछ सोच या समझ पाता है या तलवार चला पाता, उतने में ही हमारा कंगनसू फुल स्पीड में उसके सामने आता है और उसकी गर्दन काट देता है। तभी अचानक से एक तीर आके कंगनसू के छाती में लगता है। कंगनसू उस तीर को पकड़ के पीछे मुड़ के देखता है तो वो तीर मीसा ने चलाया होता है और मीसा ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घबरा के पीछे हटने लग जाते हैं। कंगनसू के सामने आके खड़ा हो जाता है और गुस्से में उसे देख रहा होता है। ये देख के मीसा बहुत घबराती हुई और गिर जाती है और गिरते हुए मतलब माफी मांगने लग जाते हैं कि मुझे माफ कर दो। पर कंगनसू बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, और मीसा रोने लग जाती है, कहती मुझे माफ कर दे मोस्ट राक्षस कहीं के, मुझे छोड़ दे। पर कंगनसू उसे मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कंगनसू होता है उस मीसा के जो कपड़े होते हैं उसको अपने ऊपर पहनने लग जाता है और जो छोटी बच्ची होती है वो देख के बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और कंगनसू बोलता है मेरी आदत नहीं है जो मुझे देख के तुम हंस रही हो। वो जो तीन बंदे थे उनमें से एक तो मोटा तगड़ा था जिसके कपड़े तो मुझे आ ही नहीं सकते, और एक एकदम लंबा था जिसके कपड़े मुझे बड़े हो रहे थे, सिर्फ यही एक मीसा थी जिसके कपड़े मुझे फिट आ रहे हैं। कंगनसू उस क्रॉसबुक ले लेता है और कहता है ये मेरे काम आएगा, और वो क्रॉसबुक लेने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा। कंगनसू सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं उस विलेज की तरफ जाऊंगा जिस तरफ वो धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा था, और मेरे पास पैसे भी बहुत सारे हो चुके हैं। वो बोलता है कि अगर उस विलेज में मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगा तो बात करने में मेरी ये पैसे बहुत मदद करेंगे, और उस विलेज की तरफ चल देता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें उस टेम्पल का सीन दिखाया जाता
है जहाँ पर प्रिंसेस एथेना उन समन किए गए हीरो को बता रही होती है कि जादू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसेस एथेना बताती है कि फैंटेसिया की दुनिया में पहले मैजिक नहीं हुआ करता था। तभी एक बच्चा बोलता है तो मैजिक को किसने ढूंढा। तभी सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि मैजिक कैसे आया, मैजिक मैंने नोबल में पढ़ा है, ऐसे पढ़ा। सारे चिल्लाने। तभी एक चश्मे वाली लड़की बोलती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, अपनी बकवास बातें करना। वो कहती है कि मैजिक एक केमिस्ट्री है और मैं तुम सबको सबसे पहला एटॉमिक स्पेल दिखाऊंगी। यो बोरा बोलती कि तुम लोग अपनी बकवास बातें करना बंद करो और चुप हो जाओ और मुझे अपनी क्लास पे फोकस करने दो। प्रिंसेस एथेना बोलती लड़ाई मत करो, तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ। वो कहती हैं कि जब जादू की बात आती है तो वहाँ पे टैलेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है और यही जादू के संस्थापक मतलब फाउंडर के बारे में भी जानना यही सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन प्रिंसेस एथेना की बात उनके समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि वो क्या करे, मैंने सुना नहीं, और क्या वो टैलेंट कह रही है। हीरोज कहते हैं कि कौन डिसाइड करेगा किसके अंदर टैलेंट है कि नहीं है। तो प्रिंसेस एथेना अपने हाथ में आग जलाती है और कहती है कि आपको ये आपके ब्लड लाइन और आपके कनेक्शन और आपके एजुकेशन मतलब आपके पढ़ाई से डिसाइड होगा, ये याद रखना।